गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएसटी में चैप्टर सेकंड रन कर रहा है। चर्चा कर रहे थे सहकारी समिति के बारे में। कल की क्लास में सहकारी समिति की विशेषताएं और इसके गुण देखे थे। आज देखते हैं सहकारी समिति की सीमाएं कहें, दोष कहें, कमियां कहें, एक ही बात है। पहला पॉइंट देखिए, सीमित संसाधन। सीमित संसाधन। सहकारी समिति के संसाधन सदस्यों की पूंजी से बनते हैं। जितने सदस्य होते हैं, सदस्य कितने भी हो सकते हैं, कम से कम कितने होंगे? 10 से अधिक कितने भी हो सकते हैं। तो सहकारी समिति की जो पूंजी है वो सदस्यों की आय तक सीमित रहती है, जिसके कारण संसाधन सीमित होते हैं। निवेश पर लाभांश की नीची दर के कारण इसके अधिक सदस्य नहीं बन पाते हैं। जो निवेश करते हैं सदस्य, उन पर मिलने वाला जो लाभ है उसकी दर बहुत कम होती है, इसलिए अधिक मात्रा में इसके सदस्य नहीं बनते हैं। तो सीमित संसाधनों से इनको काम चलाना पड़ता है। दूसरा देखिए, अक्षम प्रबंधन, या इसको कह सकते हैं आप अकुशल प्रबंध। सहकारी समिति का प्रबंध कमेटी के हाथ में होता है, जो सदस्यों द्वारा चुनी जाती है। इनके पास प्रबंध करने की कोई विशेष डिग्री नहीं होती है। अधिकतर समिति के सदस्य प्रबंध करने में अकुशल होते हैं, अक्षम होते हैं। सहकारी समितियां ऊंचा वेतन नहीं दे पाती, इसलिए इनको कुशल प्रबंधक नहीं मिल पाते हैं। इनके पास पूंजी की कमी होती है तो ऊंचा वेतन नहीं दे पाते, और वेतन के बिना इनको कुशल प्रबंधक नहीं मिल पाते हैं। जो सदस्य स्वेच्छा से अवैतनिक सेवाएं देते हैं वे साधारणतः पेशेवर प्रबंधक नहीं होते हैं, अतः वे प्रभावी प्रबंध नहीं कर पाते हैं। ट्रेंड प्रबंधक नहीं होते हैं, इसलिए प्रभावी प्रबंध नहीं कर पाते हैं। अगला देखिए, गोपनीयता की कमी। गोपनीयता की कमी। सदस्यों की सभा में किसी भी बात पर खुलकर चर्चा होती है, खुलकर सब अपने मत रखते हैं, तथा समिति अधिनियम की धारा 7 के अनुसार प्रत्येक सहकारी समिति पर प्रकट करने का दायित्व है। इसलिए समिति प्रचालन के संबंध में गोपनीयता बनाए रखना कठिन होता है। एक तो सभी सदस्यों के बीच में खुलकर चर्चा होती है, क्योंकि सब मिलकर निर्णय लेते हैं। दूसरा, जो समिति का लेखा जोखा है वो सबके सामने प्रस्तुत करना पड़ता है, इसलिए गोपनीयता नहीं रह पाती है। नेक्स्ट देखिए, सरकारी नियंत्रण। सहकारी समितियों को सरकार सुविधा प्रदान करती है, कम ब्याज दर पर इनको ऋण देती है, बिजनेस करने के लिए जमीन उपलब्ध कराती है। तो कई बार सरकार खातों का अंकेक्षण करने और प्रबंध के लिए अपना प्रबंधक नियुक्त कर देती है, जिससे सरकारी दखलंदाजी समितियों में बनी रहती है। सहकारी समिति को सरकार सुविधाएं देती है, लेकिन बदले में उनके खातों का अंकेक्षण, खाते जमा करना आदि से संबंधित कई नियमों का पालन करना, सहकारी समिति को कई नियमों का पालन करना होता है। सहकारी संगठन के कार्य संचालन पर नियंत्रण के बहाने राज्य सरकार के विभाग का दखल होता है, हस्तक्षेप होता है। इससे प्रचालन की स्वतंत्रता कम हो जाती है। अगला देखिए, विचारों की भिन्नता।
परस्पर विरोधी विचारों के कारण आंतरिक कलह यानी मतभेद उत्पन्न हो जाता है, जिससे निर्णय लेने में कठिनाई उत्पन्न होती है। कल्याण के प्रयोजन पर व्यक्तिगत स्वार्थ हावी हो जाता है। सहकारी समितियों की स्थापना सदस्यों के कल्याण के लिए की जाती है, लेकिन कई बार कल्याण पर व्यक्तिगत हित अधिक हावी हो जाता है। लोग अपने अपने हित के बारे में सोचने लगते हैं। यदि कुछ सदस्य व्यक्तिगत लाभ को प्राथमिकता दें तो अन्य सदस्यों का हित पीछे छूट सकता है। ये थे इसके दोष और सीमाएं। अब देखते हैं सहकारी समितियों के प्रकार। कितने प्रकार की सहकारी समितियां होती हैं? नंबर 1 देखिए, उपभोक्ता सहकारी समितियां। उपभोक्ता सहकारी समितियां। उपभोक्ता सहकारी समितियों का गठन उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए किया जाता है। नाम से स्पष्ट है, उपभोक्ता सहकारी समितियां, तो इसका गठन उपभोक्ताओं के हितार्थ, उनके हितों की रक्षा के लिए किया जाता है। इसके सदस्य वे उपभोक्ता होते हैं जो बढ़िया गुणवत्ता वाली वस्तुएं उचित मूल्य पर प्राप्त करना चाहते हैं। तो कई सारे उपभोक्ता मिलकर ऐसी समिति का गठन कर लेते हैं जो उचित मूल्य पर अच्छी वस्तु प्राप्त करना चाहते हैं। ऐसी समिति का उद्देश्य मध्यस्थों को समाप्त करना होता है। मध्यस्थ उत्पादक और उपभोक्ता के मध्य जो लोग होते हैं वो कहलाते हैं मध्यस्थ। एजेंट, थोक विक्रेता, फुटकर विक्रेता, ये सब मध्यस्थ हैं। तो इनको समाप्त करना इनका मुख्य उद्देश्य होता है, ताकि प्रचालन मितव्ययी हो सके। समिति थोक विक्रेता से वस्तुओं को सीधे बड़ी मात्रा में क्रय करती है तथा उन्हें अपने सदस्यों को बेच देती है। जब थोक व्यापारी से बड़ी मात्रा में वस्तुएं क्रय की जाती हैं तो कम कीमत पर वस्तुएं प्राप्त होती हैं और कम कीमत पर ही सदस्यों को मिल जाती हैं। इस प्रकार बिचौलिए यानी मध्यस्थ समाप्त हो जाते हैं। यदि कुछ लाभ होता है तो सदस्यों के द्वारा क्रय की गई मात्रा के आधार पर उन्हें आपस में बांट दिया जाता है। दूसरा देखिए, उत्पादक सहकारी समितियां। उत्पादक सहकारी समितियां, इन समितियों की स्थापना छोटे उत्पादकों के हितों के लिए की जाती है। जो छोटे छोटे किसान हैं, छोटा उत्पादन करने वाले लोग हैं, उनके लिए इनकी स्थापना की जाती है। इसके सदस्य वे उत्पादक होते हैं जो उपभोक्ताओं की मांग को पूरा करने के लिए वस्तुओं के उत्पादन हेतु आगत जुटाते हैं। वस्तुओं के उत्पादन के लिए आगत जुटाते हैं, मतलब कच्चे माल की व्यवस्था ये लोग करते हैं ताकि तैयार उनसे माल किया जा सके। समिति का उद्देश्य बड़े पूंजीपतियों के विरुद्ध खड़े होना तथा छोटे उत्पादकों को सौदा करने की शक्ति को बढ़ाना है। बड़े जो पूंजीपति हैं, बड़े जो उत्पादक हैं, वो छोटे उत्पादकों को मार्केट से बाहर कर देना चाहते हैं, तो उनसे सुरक्षा प्रदान करना इन समितियों का मुख्य उद्देश्य होता है। ये सदस्यों को कच्चा माल, उपकरण और अन्य आगतों की आपूर्ति करती है। ये समितियां सदस्यों को कच्चा माल उपलब्ध कराती हैं, उपकरण, मशीन वगैरह उपलब्ध कराती हैं ताकि वो उत्पादन का काम कर सकें, तथा बिक्री के लिए उनके उत्पादों को भी खरीदते हैं। और जब छोटे उत्पादक माल तैयार कर देते हैं तो उस माल की बिक्री करने के लिए ये समितियां उनके माल को खरीद लेती हैं। प्रचालन की प्रकृति के अनुसार लाभ को सदस्यों में उनके द्वारा उत्पादित अथवा विक्रय किए गए माल के आधार पर बांट दिया जाता है।
अगर कोई लाभ प्राप्त होता है तो सब सदस्यों में बांट दिया जाता है। नेक्स्ट देखें, विपणन सहकारी समितियां। विपणन सहकारी समितियां, विपणन समितियों का गठन छोटे उत्पादकों को उनके उत्पाद को बेचने में सहायता करने के लिए किया जाता है। विपणन किसे कहते हैं बेटा? विपणन किसे कहते हैं? हाँ, मार्केटिंग तो है, लेकिन होता क्या है विपणन? ये चैप्टर का वीडियो तो आपके पास आ चुका है। अच्छा, 6 चैप्टर के नोट्स आपके पास नहीं आए? चलो आज सेंड कर देता हूं। विपणन इंग्लिश में जिसको मार्केटिंग कहते हैं। जैसे ही कोई उत्पाद बनाने का विचार दिमाग में आता है, तब से विपणन का काम प्रारंभ हो जाता है और वस्तु की बिक्री के बाद तक चलता रहता है। तो उत्पाद बनाने से पहले और वस्तु की बिक्री के बाद तक कितनी जो बीच में क्रियाएं हो रही हैं, वो सारी क्रियाएं विपणन क्रियाएं कहलाती हैं। वस्तु का उत्पादन, उसको डिजाइन तैयार करना, उसकी पैकिंग करना, उस पर लेबल लगाना, विज्ञापन करना, बाजार तक वस्तु को भेजना, विक्रय करना और फिर विक्रय के बाद की सेवाएं, गारंटी वारंटी वगैरह देना, ये सारा का सारा मिलकर क्या कहलाता है? विपणन कहलाता है। तो विपणन समितियों का गठन छोटे उत्पादकों को उनके उत्पादों को बेचने में सहायता के लिए किया जाता है। इसके सदस्य वे उत्पादक होते हैं जो अपने उत्पादों का उचित मूल्य वसूलना चाहते हैं। ऐसे कुछ सदस्य मिलकर समिति का गठन कर लेते हैं जो अपने उत्पाद का उचित मूल्य प्राप्त करना चाहते हैं। समिति का लक्ष्य मध्यस्थों को समाप्त करना तथा उत्पादों के लिए अनुकूल बाजार सुरक्षित कर सदस्यों को प्रतियोगी स्थिति में सुधार करना है। इनका मुख्य उद्देश्य मध्यस्थों को समाप्त करना है। किसान गेहूं की फसल उगाता है। अगर किसान सीधे लाकर उसको बेचता है घरों में तो उसको अच्छे दाम मिल सकते हैं, लेकिन जो मध्यस्थ बीच में आ जाते हैं वो किसान से आधी कीमत पर खरीदते हैं और अपना लाभ जोड़ते जोड़ते उपभोक्ता के पास जब वस्तु पहुंचती है तो दुगने दाम हो जाते हैं, उसके दुगना मूल्य हो जाता है उसका। तो इसका मुख्य उद्देश्य मध्यस्थों को समाप्त करना है। समिति प्रत्येक सदस्य के उत्पाद को एकत्रित करती है तथा उन्हें सर्वोत्तम मूल्य में बेचने के लिए परिवहन, भंडारण, पैकेजिंग आदि विपणन कार्यों को करती है। लाभ को उत्पाद संघ के सदस्यों को योगदान के अनुपात में बांट दिया जाता है। जिस सदस्य का जितना ज्यादा योगदान होता है उस योगदान के अनुपात में लाभ को बांट दिया जाता है। किसान सहकारी समितियां, किसान सहकारी समितियां, ये समितियां किसानों के हित के लिए स्थापित की जाती हैं। इन समितियों का गठन किसानों को उचित मूल्य पर आगत उपलब्ध कराने के लिए और उनके हितों की रक्षा के लिए किया जाता है। किसानों को उचित मूल्य पर आगत का मतलब उनको जो भी सामान चाहिए होता है खेती करने के लिए, वो उपलब्ध कराने के लिए इन समितियों का गठन किया जाता है। इसके सदस्य वे किसान होते हैं जो मिलकर कृषि कार्यों को करना चाहते हैं। समिति का उद्देश्य बड़े पैमाने पर कृषि का लाभ उठाना और उत्पादकता को बढ़ाना है। ऐसी समितियां फसलों के उगाने के लिए अच्छी गुणवत्ता वाले बीज, खाद, मशीनरी और अन्य आधुनिक तकनीक उपलब्ध कराती हैं। किसानों को जिस आगत की आवश्यकता होती है वो आगत बीज है, खाद है, मशीन है, कोई ट्रैक्टर है,
ऐसे सामान ये समितियां किसानों को उपलब्ध कराती हैं। इससे न केवल किसानों की पैदावार तथा आय बढ़ती है, बल्कि इससे खंडित भू स्रोतों से संबंधित समस्याओं को हल करने में भी सहायता मिलती है। खंडित भू स्रोत मतलब जमीन बढ़ती चली जाती है। एक फादर के अगर 4 लड़के हैं, 4 जगह जमीन बढ़ जाती है, फिर उनके भी 4-4 लड़के हो गए, फिर 4-4 जगह उस जमीन को बांट दिया जाता है, तो जमीन का आकार छोटा होता चला जाता है। छोटा होने से उत्पादकता कम हो जाती है। ये समितियां किसानों को जोड़कर रखती है। अलग अलग किसान एक ही स्थान पर आकर खेती करने लगते हैं। नेक्स्ट देखें, सहकारी ऋण समितियां। सहकारी ऋण समितियां। सहकारी ऋण समितियों की स्थापना सदस्यों को आसान शर्तों पर सरलता से कर्ज यानी वित्त उपलब्ध कराने के लिए की जाती है। बहुत सारे सदस्य मिलकर शेयर जमा करते हैं। जिस सदस्य को आवश्यकता होती है, उसके घर में कोई शादी है, विवाह है या अन्य काम के लिए, तो समितियां उसको ऋण उपलब्ध कराती हैं। इसके सदस्य वे व्यक्ति होते हैं जो ऋणों के रूप में वित्तीय सहायता प्राप्त करना चाहते हैं। ऐसी समितियों का लक्ष्य सदस्यों को साहूकारों के शोषण से संरक्षण प्रदान करना होता है, जो ऋणों पर ऊंची दर से ब्याज लेते हैं। कौन होते हैं साहूकार? साहूकार कौन होते हैं? जो ऋण देते हैं। साहूकार को स्वदेशी बैंकर्स भी कहते हैं। ये गांव में होते हैं ज्यादातर। सेठ साहूकार जो लोगों को ऊंची ब्याज दर पर ऋण देने का काम करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इनसे अगर कोई एक बार कर्जा लेता है तो उसकी 7 पीढ़ियां मर जाती हैं, लेकिन कर्ज फिर भी पूरा नहीं चुक पाता है। तो ऐसे साहूकारों से बचाने के लिए इन समितियों का गठन किया जाता है। ऐसी समितियां अपने सदस्यों से एकत्रित की गई पूंजी और उनके जमा में से निश्चित दर पर ऋण देते हैं। पूंजी किसकी होती है? सदस्यों की होती है। और ऋण भी किसको दिया जाता है? सदस्यों को ही दिया जाता है। उनकी पूंजी है, उनको ऋण दिया जाता है, तो बहुत नीची ब्याज दर पर ऋण दिया जाता है। सहकारी आवास समितियां। सहकारी आवास समितियों की स्थापना सीमित आय के लोगों को उचित लागत पर मकान बनाने के लिए सहायता की जाती है। इसके सदस्य वे व्यक्ति होते हैं जो उचित मूल्य पर रहने का स्थान प्राप्त करने के इच्छुक होते हैं। आप जहां भी रह रहे हैं वहां या तो जेडीए का पट्टा आपके पास होगा आपके मकान का, या फिर किसी न किसी समिति का पट्टा आपके मकान का होगा। तो ये वो समितियां होती हैं जो सदस्यों को उचित दर पर भूखंड यानी प्लॉट या आवास उपलब्ध कराने का काम करती हैं। इसका उद्देश्य सदस्यों की आवासीय समस्याओं का समाधान करना है। इसके लिए वो मकान बनाती हैं तथा किस्तों में भुगतान की सुविधा प्रदान करती हैं। समितियां फ्लैट बनाती हैं और भूखंड भी देती हैं ताकि लोग अपनी इच्छा से अपने अनुसार वहाँ आवास का निर्माण कर सकें। भूखंड और मकान की कीमत आसान किस्तों में चुकाई जा सकती है। तो ये थे बच्चों समितियों के प्रकार। कल देखेंगे आगे संयुक्त पूंजी वाली कंपनी। आज इतना ही। ओके।